हमारा टॉपिक क्या बन जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण। आज के इस टॉपिक में जो हम देखने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन वो बाजार होता है जहां पर किसी वस्तु के अनंत क्रेता तथा अनंत विक्रेता होते हैं। इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स पाए जाते हैं। जो वस्तु का मूल्य होता है वो सभी के लिए समान होता है, प्राइस आइडेंटिकल होता है। बाजार का ज्ञान सभी को होता है, चाहे वो क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, उस बाजार को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत रखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन बाजार के अंतर्गत एक आपके पास उद्योग होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत एक आपका उद्योग होता है और दूसरा फर्म होती है। एक उद्योग होता है और दूसरा फर्म होती है। फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। प्लांट्स होते हैं तो ये प्लांट्स के समूह को फर्म कहते हैं, फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। अब ये प्लांट्स क्या होते हैं? सपोज दैट एक ये कंपनी है, एक फर्म है, ठीक है। एक फर्म में कई प्लांट हैं। एक ये प्लांट है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं। यहां से कच्चा माल लगाया जाता है और ये 100 लोग विभिन्न एक्टिविटी में लगे रहते हैं, ठीक है। और यहां पर पका पकाया माल निकलता है, तो ये प्लांट नंबर 1 होता है। इसी प्रकार एक दूसरा प्लांट इसी में होगा जिसमें इधर से कच्चा माल लगाया जाता है और 100 लोग हैं, विभिन्न इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां संपादित करते हैं और उसके बाद यहां से पका पकाया माल निकलता है, यानी प्रोडक्ट बन करके निकलता है। इसी प्रकार तीसरा प्लांट होता है और तीसरे प्लांट में क्या होता है, यहां से कच्चा माल लगाया जाता है और 100 जो होते हैं श्रमिक होते हैं, उनके माध्यम से आपका जो प्रोड्यूस होता है वस्तु, वो यहां पर आउटपुट आता है। इसी प्रकार इस फैक्ट्री में मैंने बताया कि 5 प्लांट काम कर रहे हैं। एक फैक्ट्री में कितने, इसमें मैंने दिखाया 5 प्लांट काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जैसी वस्तुओं की डिमांड होती है, एक कंपनी क्या करती है, एक प्लांट को जारी कर देती, एक प्लांट को चालू कर देती। मान लीजिए ये प्लांट उसने चालू कर दिया, बाकी अन्य प्लांट आपके बंद चल रहे हैं। मार्केट में डिमांड और ज्यादा बढ़ी, कंपनी का मालिक ने दूसरे प्लांट को चालू करने का आदेश कर दिया और श्रमिकों को हमने लगाया, सुपरवाइजर को हमने लगाया, 2 प्लांट काम करने लगे। इसी प्रकार एक प्लांट डिमांड बढ़ी और एक प्लांट और हमने जारी लगा दिया। तो इस प्रकार एक फर्म के अंतर्गत कई प्लांट होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द इकोनॉमी वो प्लांट की संख्या बढ़ाता जाता है और जैसे ही मार्केट में क्या होता है, डिमांड कम होता जाता है, रिसेशन होता जाता है, वो पूरी कंपनी कभी इकट्ठा नहीं बंद करेगी, वो कभी भी पूरी फैक्ट्री नहीं बंद करता, बल्कि एक पहला नंबर प्लांट है, दूसरा नंबर प्लांट है, तीसरा नंबर प्लांट है, चौथा नंबर प्लांट है, 5वां नंबर प्लांट है, तो 5वें नंबर प्लांट को रोक देगा, यानी उत्पादन वो पहले से कम कर देगा। कैसे कम करेगा? एक प्लांट को काम करना बंद कर दिया। फिर इकोनॉमी में डिमांड घटी तो उसने चौथे नंबर का प्लांट बंद कर दिया। फिर इकोनॉमी में डिमांड घटी, उसने तीसरे नंबर का प्लांट बंद कर दिया। फिर डिमांड और घटी दूसरे नंबर का, लेकिन पहले नंबर का प्लांट बंद करने का मतलब होता पूरी उसकी फर्म बंद हो जाएगी। इसलिए पहले नंबर का फर्म प्लांट बंद करना बहुत बड़ा डिसीजन इनका होता है। तो इन प्लांट्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं, और फर्मों के समूह को हम लोग उद्योग कहते हैं। अब उद्योग कैसे होता? जैसे हमारे देश में जितनी भी कपड़ा मिल होंगी, उन कपड़ा मिल को हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करने के बाद उनके समूह को हम लोग फर्म उद्योग कह देंगे। तो फर्म के समूह को उद्योग कहा जाता है। ठीक है, चलिए और अच्छे से देखते हैं। ये भारत का नक्शा आप देख सकते हो, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। इस इंडिया मैप में मैं चीनी मिल डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूं।
कि भारत में कई स्टेट हैं जहां पर चीनी मिल यानी चीनी की फर्में काम कर रही हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि राजस्थान में चीनी का मिल काम कर रहा है, गुजरात में चीनी का मिल काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कर्नाटका में काम कर रहा है, आंध्रा में काम कर रहा है, उड़ीसा में काम कर रहा है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। इस प्रकार आप देख सकते हो कि भारत के चारों तरफ चीनी मिल्स काम कर रही हैं। अब ये चारों तरफ जब चीनी मिल्स काम कर रही हैं तो एक एक जो फर्म होगी ये अपने स्टेट में वहां पर होगी और इनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इनके जो आपके पास चेयरमैन होंगे, मालिक होंगे, बैठ करके कोई डिसीजन लेते होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक मैं बात करता हूं, अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड है, ये एक आपकी फर्म है। ये फर्म अपना उत्पादन कम कर रही है, कई प्लांट्स के साथ उत्पादन का काम संपादित कर रही है। इसी प्रकार दूसरी फर्म है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड है, ये फर्म अपना काम कर रही है, चीनी उत्पादन का काम कर रही है। यह फर्म आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेनी प्लांट्स, कई प्लांट्स के हेल्प से ये चीनी मिल काम कर रही है। इसी प्रकार आप द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखते होंगे। द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भी एक फैक्ट्री है, जो एक फर्म है, वो कई प्लांट्स की हेल्प से चीनी उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये सारी फर्में हैं, इन सारे फर्मों के समूह को हम लोग इंडस्ट्री की संज्ञा दे देते हैं। तो इंडस्ट्री कोई अलग से फैक्ट्री नहीं होती, बल्कि फर्मों के समूह को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री क्या होती है, इनविजुअल होती है, अदृश्य होती है। फर्म दृश्य होती है। फर्म आप देख सकते हो, लेकिन फर्मों के समूह को जो मैनेजिंग डायरेक्शन है, जो इसके रिकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इंडस्ट्री डिसाइड करेगी कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ योर फर्म, आपके फर्म द्वारा निर्धारित वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो ये इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है कि जैसे चीनी का प्राइस है, चीनी का प्राइस है, हो सकता है कि एक ऐसा एरिया में चीनी मिल है जहां पे गन्ना सस्ता मिलता, तो वहां चीनी का रेट तो अलग होगा। लेकिन एक ऐसा जगह जहां पे गन्ना ना होता हो तो वहां चीनी का रेट महंगा हो सकता है। तो अब हम पूरे देश में आइडेंटिकल करना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर क्या करती है, एनालिसिस करती है और इंडस्ट्री प्राइस का डिटर्मिनेशन करती है और उस प्राइस को सभी फर्में स्वीकार करती हैं और फिर 40 रुपए 42 रुपए केजी चीनी का वितरण करती हैं, बाजार में उतारती हैं। अब हम देखते ये बात समझ गए कि व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज फर्म। अब हमारे पास आती है मान्यताएं। तो पहली मान्यताएं है आपकी है कि क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत द नंबर ऑफ बायर्स एंड द नंबर ऑफ सेलर्स अनकाउंटेबल होते हैं, अर्थात इनको आप गिनती नहीं कर सकते हो, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में कोई समझौता भी नहीं होता है। ठीक है, कोई समझौता भी नहीं होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, वो अत्यधिक होते हैं, यानी अनकाउंटेबल होते हैं और उनके बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं पाया जाता है कि नहीं एक काम करे, हमारे घर जा रहा प्रोडक्ट, इसका प्राइस कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। दूसरा, स्वतंत्र निर्णय। स्वतंत्र निर्णय, चाहे वो क्रेता हो चाहे वो विक्रेता हो, इनको डिसीजन लेने की क्षमता स्वयं की होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत एक क्रेता इतना समझदार होता है कि वो दूसरे से पूछने की उसको आवश्यकता नहीं होती कि बाजार से मैं लैपटॉप कौन सा खरीदूं, मैं बाजार से मोबाइल कौन सा खरीदूं। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का इतना अच्छा ज्ञान होता है, प्रोडक्ट का इतना अच्छा ज्ञान होता है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, किसी को फोर्स करके नहीं। सपोज दैट आपको कोई प्रोडक्ट लेना है और मैं आपको कहूं कि नहीं आप एक काम करिए, इस प्रोडक्ट को खरीदिए, दैट प्रोडक्ट इज वेरी गुड, और आप मेरे चलते उस प्रोडक्ट को खरीद लिए हैं, तो ये परफेक्ट मार्केट नहीं कहलाएगा। परफेक्ट मार्केट में एक उपभोक्ता अपने स्वविवेक के आधार पर वस्तुओं को क्रय करता है जो उसको अधिकतम यूटिलिटी
प्रदान करती हैं। उसी प्रकार जो विक्रेता होते हैं वो अपने स्वतंत्र निर्णय के द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं को बाजार में उतारते हैं और दिए गए मूल्य पर उन वस्तुओं को बेचते हैं। तो ये आपके पास बेसिक मान्यता है कि जो डिसीजन होता है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, किसी पर फोर्स डिसीजन नहीं होता। थर्ड आपका है समरूपता। द प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस पाया जाता है। ठीक है, मतलब चीनी चाहे आप ए दुकान से खरीदो, चाहे बी दुकान से, चाहे सी दुकान से, चाहे डी दुकान से, सारे दुकानों में जो मिलने वाली चीनी है उसकी गुणवत्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है। तो जो गुणवत्ता होती है वो समरूपता पाई जाती है, अर्थात वस्तु सेम है, कोई अंतर नहीं पाया जाता। अगला बाजार का ज्ञान होता है, चाहे वो क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, बाजार का ज्ञान सभी को होता है। अगला फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत उद्योग में कोई भी फर्म आ सकती है। चीनी मिल है, मैं चाहूँ आज मैं चीनी मिल ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, उद्योग मुझे भी प्राइस डिसाइड करके देने लगेगा। कल को मैं एग्जिट हो सकता हूँ कि नहीं भैया हम चीनी नहीं उत्पादन कर सकते हैं और आप बाहर जा सकते हो। तो जितनी भी फर्में होती हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं और स्वतंत्र रूप से बाहर निकल सकती हैं, इसमें कोई फोर्स नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है पूर्ण गतिशीलता। परफेक्ट वेलोसिटी पाई जाती है, मोबिलिटी पाई जाती है, अर्थात क्रेता चाहे जिस दुकान से चाहे वस्तुएं खरीद सके और विक्रेता चाहे जहां पर जाए और अपनी वस्तुओं को बेच सके। तो ये पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, यानी इनकी गतिशीलता में कोई अभाव नहीं पाया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मान्यताएं हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपसे बात बताई कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत उद्योग समस्त अर्थव्यवस्था की डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस करती है। इंडस्ट्री क्या करती है? परसेप्शंस ढूंढती है डिमांड एंड सप्लाई की रिकॉर्डिंग, सोच देखती है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की डिमांड कितनी है तथा सप्लाई कितनी है और उसके आधार पर प्राइस को डिटरमाइन करती है और उस प्राइस को फर्म को देती है और फर्म उस प्राइस पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, अपने आउटपुट का डिटरमिनेशन करता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री का रोल क्या होता है? मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस करना और उसके आधार पर प्राइस का डिटरमिनेशन करना और उस प्राइस पर को फर्म को दे देना और फर्म केवल आउटपुट डिटरमिनेशन करता है, प्राइस वो इंडस्ट्री से प्राप्त करता है। तो एक डायग्राम में जो पहला फर्स्ट है इसमें मैंने इंडस्ट्री को लिया है और दूसरे डायग्राम में मैंने फर्म को एनालिसिस को लिया है। अब देख सकते हैं कि दिस इज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडस्ट्री ने देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था में जो डीडी लाइन है, अर्थव्यवस्था में चीनी की डिमांड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि चीनी की डिमांड कितनी है। ठीक है, और हमारी जो फर्में हैं वो चीनी कितना बना पा रही हैं, तो दिस इज द सप्लाई लाइन। और ओनली सप्लाई लाइन नहीं, दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई लाइन है। ये समस्त पूर्ति रेखा है, मतलब कि ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, जितनी अर्थव्यवस्था में फर्में हैं उनके द्वारा उत्पादित चीनी की उत्पादन की क्षमता कितनी है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्म, और उन कैपेसिटीज को हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब उन कैपेसिटीज को हम जोड़ देते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिल जाता है? सप्लाई मिल जाती है। तो इंडस्ट्री देखती है कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है वहीं पर प्राइस का डिटरमिनेशन कर देती है, तो ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट में ओपी प्राइस हो जाता है। ये प्राइस है जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया कि इस प्राइस पर फर्मों को वस्तुएं बेचने चाहिए, तो इस प्राइस को किनको दे दिया? फर्म को दे दिया। फर्म क्या करती हैं? इस प्राइस पर अपनी वस्तुओं को बेचेंगी और परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत मैंने रेवेन्यू लाइंस के विषय में बात किया था कि P बराबर AR इक्वल टू MR होता है। तो ये आपको क्या होता है? मार्केट में P बराबर AR इक्वल टू MR मिल जाता है।
अब किसी कारण से अर्थव्यवस्था में चीनी की डिमांड बढ़ जाती, किसी कारण से, ठीक है, लगन अच्छी चल रही है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा चल रही है, लोग जूस पीना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, शरबत पीना पसंद कर रहे हैं, तो एनी रीजन होता है, तो डिमांड ऑफ शुगर बढ़ जाती है और डी से D1 हो जाती है, दस द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E1 हो जाता है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 मिल जाता है। अब देखिए ये नया संतुलन बिंदु इंडस्ट्री को मिल गया, इंडस्ट्री ने क्या किया, नया मूल्य निर्धारित किया, दैट इज P1, नया प्राइस हो जाता है। जब नया प्राइस हो जाता है जो पहले से ज़्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राइस P1 हो गया, इस प्रकार P1 इक्वल टू AR1 इक्वल टू MR1। अब इंडस्ट्री ने आदेश किया फर्म को कि आप ऊंचे प्राइस पर वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री करेंगे। किस पर? ऊंचे प्राइस पर। और ऊंचे प्राइस पर फर्में बेचने लगती हैं वस्तुओं को। अचानक क्या हो जाता है, आपको यह भी दिखाई पड़ता है कि डिमांड कम हो गई, ठंड पड़ने लगी, लोगों ने क्या किया, अब शरबत या जूस पीना बंद कर दिया, कम कर दिया। परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में डिमांड चीनी की कम होकर के D2 हो गई। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आ जाता है, E2 आ जाता है नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 आ जाता है तो प्राइस जो हो जाता है वो P2 हो जाता है। प्राइस अब इंडस्ट्री ने पहले से कम कर दिया। जब प्राइस इंडस्ट्री ने पहले से कम कर दिया तो उसके परिणाम स्वरूप अब फर्म को इन्होंने दिया कि आप P2 इक्वल टू AR2 इक्वल टू MR2 इस प्राइस पर आप वस्तुएं बेचोगे। तो अब सारी फर्में कम चीनी का रेट लेती हैं इंडस्ट्री से और इस रेट पर अपनी वस्तु को क्या करती हैं, बेचना प्रारंभ करती हैं, यानी इक्विलिब्रियम को सर्च करती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्केट में सभी जगह पर एक साथ वस्तु का मूल्य कम होता है या एक साथ वस्तु का मूल्य अधिक होता है। तो ये काम इंडस्ट्री करती है, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति का अध्ययन करती है और उसके आधार पर वस्तु का मूल्य का निर्धारण करती है और उस वस्तु के मूल्य को फर्में स्वीकार करने वाली होती है। फर्में जब मूल्य को स्वीकार करती हैं तो उस मूल्य पर अपने लाभ को अधिकतम करने का निर्णय लेती हैं। अब जब फर्में निर्णय लेंगी किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए तो फर्म के सामने दो समस्याएं होंगी। एक अल्पकाल होगा, अल्पकाल वो काल होता, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जब उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि मांग के अनुसार पूर्ति कर सके तो उस काल को अल्पकाल कहते हैं। और दूसरा फर्म के साथ समय होता है दीर्घकाल, जब मांग के अनुसार पूर्ति कर सके तो उस टाइम को दीर्घकाल कहते हैं। तो अब हम फर्म का इक्विलिब्रियम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्पकाल में और दीर्घकाल में। तो आइए देखते हैं। अल्पकाल में एक कंडीशन होती है, अल्पकाल वो काल होता है जब इंडस्ट्री ने किसी वस्तु का मूल्य ऊंचा दे दिया लेकिन फर्म की लागत कम है। तो जब इंडस्ट्री ने मूल्य दे दिया कि आप चीनी 35 रुपए में बेचिए लेकिन मेरी चीनी की लागत तो 30 रुपए है, तो एक फर्म को मजे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का आदेश तो 35 में बेचने का है और उसकी लागत तो 30 ही रुपए है, तो 5 रुपए का उसे असामान्य लाभ प्राप्त होने लगता है। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होने लगता है। तो अल्पकाल में पहली स्टेज होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंतर्गत एक उद्योग द्वारा दिया गया प्राइस उसकी एवरेज कॉस्ट से ऊंची होती है। ठीक है, ये प्राइस है। यहां पर मैंने लंब अक्ष पर और आधार अक्ष पर, तो लंब अक्ष पर मैंने प्राइस को, एवरेज कॉस्ट को एंड रेवेन्यू को, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कह सकते हैं, प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को लिया है और नीचे एक वस्तु की उत्पादन या एक वस्तु की उत्पादन को लिया। ये प्राइस लाइन है जो इंडस्ट्री ने दिया है और फर्म ने स्वीकार किया है। तो P इक्वल टू AR इक्वल टू MR ये स्वीकार किया गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये प्राइस है जिस पे एक इंडस्ट्री ने ऑर्डर किया है कि आपको इस प्राइस पे बेचना है। उस फर्म की एवरेज कॉस्ट क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कुछ ये है। तो देखो एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु देख सकते हो कि मूल्य से कम है। तो फर्म बड़ा अच्छा फील कर रही है कि इंडस्ट्री ने मुझे एक ऐसा प्राइस दिया है जो मेरे लागत से ऊपर है, यानी
प्राइस से मेरी लागत कम है, अतः मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। अब एक फर्म का जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होता है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट वो आपका यू आकार का होता है, जो एवरेज कॉस्ट लाइन के नीचे पॉइंट से जाता है, एवरेज कॉस्ट के निचले पॉइंट से होकर के जाता है, और जहां पर सीमांत आगम तथा सीमांत लागत दोनों बराबर हो जाते हैं। देखो यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर आप देख सकते हो कि ई पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? जहां पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों यहां पर ई पॉइंट पर बराबर हो जाते हैं। अब यहां से हम लंब डाल देते हैं। जब लंब आप डाल दोगे तो ये इक्विलिब्रियम आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ओ क्यू आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाता है। ठीक है। यदि एक उत्पादक अल्पकाल में ओ क्यू वस्तु का उत्पादन करेगा, अब क्यू ई उसका प्राइस होगा या ओ पी उसका प्राइस होगा, तो क्यू ई या ओ पी उसका प्राइस होगा, क्योंकि इसको इंडस्ट्री ने दिया है। अब देखो एवरेज कॉस्ट को कहां टच कर रही है, यहां पर, तो इसका नाम मैं ए दे देता हूं, और यहां से लंबच पर एक लंब डाल देता हूं, तो लंब डालने के बाद P1 हो जाता है। तो OP1 या QA ये क्या होगी? एवरेज कॉस्ट होगी। तो देखो प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, तो ये जो पोर्शन है EA, ये जो पोर्शन आप देख सकते हो रेड कलर में, EA ये क्या है? पर यूनिट प्रॉफिट है। EA आपका क्या है? पर यूनिट प्रॉफिट है, पर यूनिट प्रॉफिट है, यानी फर्म को 5 रुपए का लाभ मिलने लगा, सपोज दैट। अब टोटल कितनी यूनिट बना रहा? तो ये जो आपके पास एक बॉक्स दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, P1 AE, दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का कुल लाभ हो जाएगा। तो चतुर्भुज आपका P1 AE इक्वल टू टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको हमने शेडेड एरिया कर दिया, तो ये जो शेडेड एरिया दिखाता है, दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अगर आप ये चीजें समझ गए हो जो ऊपर मैंने कोड्स में लिखा है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने आपके साथ कौन सा टॉपिक डिस्कस किया? मैंने आपके साथ डिस्कस किया अल्पकाल के लिए असामान्य लाभ डिस्कस किया, कि अल्पकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ की स्थिति में क्या सिचुएशंस होती है। तो इसमें जो इंडस्ट्री द्वारा दिया गया प्राइस होता है वो ऊंचा होता है, तथा एक फर्म की जो औसत लागत होती है वो कम होती है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया। अब अल्पकाल में एक दूसरी स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड लॉस। लॉस क्या होता है? मान लीजिए आपको एक ऐसा प्राइस मिल जाए जो आपकी एवरेज कॉस्ट से कम हो, एवरेज कॉस्ट से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। तो कभी कभी इंडस्ट्री एक ऐसा प्राइस रख देती है, वो प्राइस क्या होती है? उस फर्म की औसत लागत से कम होती है, तो फर्म बेचारी बेचती है और फर्म को लॉस उठाना पड़ता है। तो कैसे? मान लीजिए ये आप फर्म की क्या है, फर्म को प्राइस मिला इंडस्ट्री द्वारा कि इस प्राइस पर P इक्वल टू AR इक्वल टू MR पर आपको काम करना है, बेचना है। ये फर्म की क्या है? एवरेज कॉस्ट है, SAC है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, आप शायद इसके विषय में जानते होंगे। ठीक है। तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को आपने देख लिया कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट देखिए फर्म की ज्यादा है, औसत लागत फर्म की ज्यादा है, जबकि उस फर्म को मिलने वाला जो इंडस्ट्री ने कहा कि इस प्राइस पे आपको बेचिएगा, दिस इज द ओपी प्राइस, वो प्राइस उसकी औसत लागत से कम है। तो निश्चित रूप से फर्म को लॉस होगा, और इसके न्यूनतम बिंदु से क्या जाता है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जाता है। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमारा कहां से जाता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के लोअर पॉइंट से होकर के जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्यों ई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? क्योंकि यहां पर ई पॉइंट पर
आपका इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम लंब डाल देते हैं। लंब डालने पर उत्पादन क्या हो जाता है, ओ क्यू आउटपुट हो जाता है, उत्पादन हो जाता है, ये उत्पादन हो जाता है, ओ क्यू उत्पादन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ओ क्यू उत्पादन होने के परिणाम स्वरूप क्यू ई या ओपी क्या होगा, प्राइस होगा, ये प्राइस हो जाता है। इस लाइन को हम ऊपर बढ़ा देते हैं, तो इस लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं जो एवरेज कॉस्ट को टच करता है यहां पर ए पॉइंट पर, तो ये आपका क्यू ए, या इसको हम कहते हैं लंबच से मिला देते हैं, तो दैट इज P1। तो ओ P1 ये आपके पास क्या हो जाती है, एवरेज कॉस्ट हो जाती है। अब देखो प्राइस का मान कम है, एवरेज कॉस्ट का मान ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस है, तो यानी ए ई के बराबर पर यूनिट लॉस होगा। कितना, ए ई के बराबर, ये पॉइंट आपका पर यूनिट लॉस होगा। तो ए ई या P1P पर यूनिट लॉस होगा, और चतुर्भुज P1P ई ए इक्वल टू टोटल लॉस होगा। तो ये फर्म को चतुर्भुज के बराबर टोटल लॉस प्राप्त होने लगता है। ठीक है, तो हानि की अवस्था में हमने ऐसा देखा। नाउ द नेक्स्ट होता है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, जब अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री द्वारा दिया गया मूल्य उनकी जो लागत है उसके बराबर हो। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट तथा प्राइस, जब इन दोनों का मान बराबर हो, एक ऐसा मूल्य इंडस्ट्री दे रही कि इस मूल्य पर आपको बेचना है जितनी उस फर्म की लागत है, तो दोनों आपका क्या कहलाएगा, सामान्य लाभ की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। तो सामान्य लाभ के अंतर्गत मान लीजिए कि ये प्राइस है ओपी प्राइस, जो इंडस्ट्री ने दिया है फर्म को कि इस प्राइस पर आपको बेचना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है जो टेंजेंट होकर के जा रहा है। टेंजेंट होने के जाने के बाद क्या होता है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पी और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है। इसके लोअर पॉइंट से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई हो जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई होने का मतलब होता है कि ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है एम आर इक्वल टू एम सी हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ओ क्यू उत्पादन की इकाइयाँ हैं, ओ क्यू आउटपुट यूनिट है, ठीक, उत्पादन की इकाइयाँ हैं। अब क्यू ई क्या हो, क्यू ई या ओ पी क्या है, प्राइस है एंड एवरेज कॉस्ट है, एंड एवरेज कॉस्ट है। प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हैं, तो जब फर्म को प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होती हैं तो उस सिचुएशंस में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो ये सामान्य लाभ की सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, अब ये देखो मैंने बात किया आपके साथ, डिस्कशन किया मैंने आपके साथ, किसकी बात किया मैंने आपके साथ, मैंने डिस्कशन किया अल्पकाल की मैंने बात किया। अब हम जब बात करते हैं दीर्घकाल की बात करते हैं, तो दीर्घकाल में केवल एक फर्म को सामान्य लाभ ही मिलता है, क्योंकि दीर्घकाल वो समय होता है जब उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो मांग के अनुसार पूर्ति कर सके। तो उत्पादक उसी के अनुरूप जो प्राइस होता है उसी के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, संभाल लेता है। परिणाम स्वरूप दीर्घकाल में एक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। तो दीर्घकाल वो दशा होती है जब इंडस्ट्री द्वारा दिया गया प्राइस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। तो दीर्घकालीन सामान्य लाभ के अंतर्गत ये कंडीशंस होती है। तो ये देखिए प्राइस लाइन है, ये प्राइस है जो क्या हुआ है कि एक फर्म को दिया गया है इंडस्ट्री द्वारा, इस प्राइस पर ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या करता है कि इसमें टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है कि जितना आपका मूल्य है उतनी ही उस फर्म की लागत है। तो दीर्घकाल में क्या होता है कि ये आपके पास लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई हो जाता है, जहां पर आपका पास ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा? जहां पर आपके एम आर इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, और यहां पर दिखेगा जहां पर सामान्य लाभ होता है वहां पर चारों चीजें एक साथ हो जाती हैं। चारों चीजें एक साथ का मतलब होता है कि यहां पर ए आर,
इक्वल टू एम आर इक्वल टू एल एम सी इक्वल टू एल ए सी, चारों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चारों यहां पर देखिए बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलता है। सामान्य लाभ क्या? क्योंकि QE यही प्राइस होता है और यही एक फर्म का लागत भी होती है। तो लागत और प्राइस दोनों बराबर होते हैं, इसलिए दीर्घकाल में एक फर्म को केवल और केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, अन्य किसी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होता है। जबकि अल्पकाल में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ, हानि, लॉसेस एंड सामान्य लाभ, तीनों सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो ये हमने